नमस्कार, आप देख रहे हैं अनलॉक इंटरव्यू और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आज चर्चा करेंगे बीजेपी के तेज तर्रार सांसद विजय कुमार दुबे की, जिन्होंने बीजेपी के बाद कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन फिर घर वापसी करके वो मकाम हासिल किया जिसके बाद कहीं ना रुके और ना थके। कुशीनगर जिले का एक छोटा सा गांव मटिया बुजुर्ग, जहां एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो शुरू से ही मेधावी था। क्रिकेट में अच्छी खासी रुचि रखते थे, पढ़ने लिखने में तो अव्वल थे ही, लेकिन समय परिस्थितियों के मुताबिक उसने खुद को ढाला और फिर खुद की शख्सियत को निखारने में जुट गया। राष्ट्रवादी सोच और जन कल्याण की सोच रखने वाले विजय कुमार दुबे धीरे धीरे राजनीति की तरफ मुखर होते चले गए। विजय कुमार दुबे की शादी से उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। उनके बेटे शशांक दुबे वर्तमान में नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के प्रमुख हैं। विजय कुमार दुबे ने सामाजिक जीवन से संघ का दामन थामा, तो वहीं वो सीएम योगी के काफी करीबी शिष्यों में से एक माने जाते हैं। सीएम योगी के संगठन युवा हिंदू वाहिनी से विजय कुमार दुबे ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 2009 में कुशीनगर लोकसभा से विजय कुमार दुबे को टिकट दिलवाया गया, लेकिन वो ये चुनाव हार गए। इसके बाद भी उनकी मशहूरियत कम नहीं हुई। लोकप्रियता बढ़ने की वजह से वर्ष 2012 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर खड्डा विधानसभा से विधायकी जीत ली, लेकिन फिर घर वापसी की उन्होंने और विजय कुमार दुबे साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन पर कुशीनगर संसदीय क्षेत्र से दांव लगाया। यहां पर विजय कुमार दुबे ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने महज 1 साल में ही मेडिकल कॉलेज, सड़कों का बड़ा जाल और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में योगदान दिया। कुशीनगर लोकसभा की जनता को उपहार स्वरूप भेंट किया। सांसद विजय कुमार दुबे के मुताबिक भारत सरकार द्वारा जो भी जन कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं, इससे जो भी परिवार वंचित हैं उन तक योजनाओं को पहुंचाना भारत सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। कुशीनगर की जनता ने उन्हें देश की संसद में जिस विश्वास के साथ भेजा है, उसी तरह विकास की धारा कुशीनगर में पहुंचाने की जिम्मेदारी अब उनकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चैनल 24x7। एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं इस समय बैठा हुआ हूं जिनके संघर्षों की कथा पूरा पूर्वांचल जानता है। खड्डा विधानसभा के एक छोटे से गांव मटिया बुजुर्ग में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे हुए विजय कुमार दुबे, जो कि इस समय वर्तमान में कुशीनगर जिले के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे रहे, उसके बाद क्रिकेट के एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हुए, धीरे धीरे सामाजिकता में सीएम योगी को अपना गुरु माना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जिला संयोजक हिंदू युवा वाहिनी कुशीनगर रहे। फिर उसके बाद वर्ष 2009 में सीएम योगी की कृपा हुई और विजय कुमार दुबे को लोकसभा का टिकट मिला। किन्हीं विषम परिस्थितियों की वजह से लोकसभा का जो चुनाव था वो कांग्रेस के पाले में चला गया और आरपीएन सिंह चुनाव जीत गए। फिर उसके बाद ये लोकप्रियता का ही एक आधार था कि खड्डा विधानसभा से कांग्रेस की सीट पर एक शानदार जीत दर्ज करते हुए विजय कुमार दुबे जी विधायक बने। और अब अगर बात करें तो अब विजय कुमार दुबे कुशीनगर लोकसभा की कमान संभाले हुए हैं। विजय कुमार दुबे जी से ही हम उनके संघर्षों की कथा खड्डा विधानसभा से लेकर और सर्वोच्च पंचायत में जाने का जो पूरा कार्यकाल रहा है उसके विषय में जानते हैं। स्वागत है आपका। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, राजनीति और सामाजिकता न विरासत न वरासत में हमें नहीं मिला। जब मैं सामाजिकता का संकल्प लेकर और इस कुशीनगर के धरती पर सामाजिकता के कार्य में आया तो मेरी आँखें खुला पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में। और
हिंदू युवा वाहिनी जिसके संरक्षक वो रहे हैं, उस संगठन के कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता के रूप में सालों सालों मैंने युवाओं की टोली गठन किया और उस गठन में हम लोग शुरू हुआ न्याय के विरुद्ध, न्याय के लिए असहाय परिवारों पर हो रहे जुल्म अत्याचार के विरुद्ध संघर्षों का। उस संघर्ष की शुरुआत के समय आप याद कीजिए, मेरा विधानसभा खड्डा 64 सालों से सुरक्षित था। किसी भी आम कार्यकर्ता के लिए लोकसभा चुनाव लड़ना एक सपना होता है, यानी कि हम लोग कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से दूर एक जुनून के तौर पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हुए समाज में पनपे वो रूढ़वादी परंपराएं जो समाज को बांटकर केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग समाज के विकास के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं, उन रूढ़वादी परंपराओं को सबभोजों के द्वारा हम लोग, लगता है इस ज़िले का कोई ऐसा गांव क्षेत्र नहीं होगा जहां सबभोज आयोजन में न भाग लिए हों। और आज तक वो कार्यक्रम हम लोग के लिए सबसे पवित्र कार्यक्रम है। अन्याय के विरुद्ध न्याय के संघर्ष में मैं बताऊं कि 2007 में जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की गिरफ्तारी हुआ था, उस समय हम लोग भी साथ में गिरफ्तार हुए और कुशीनगर के उस समय सामाजिक जो क्षेत्र में कार्य करने वाले राजनीतिज्ञ हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, प्रशासन हो, उसने रास्ता लगाकर हम कुछ और भी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ 4-4 महीने का जेल कराया। इसके अलावा भी कई बार जेल काटा हूँ, मुकदमे लदे, लेकिन हम लोग दर्जनों मुकदमे लदने के बाद, जेल काटने के बाद भी कभी सामाजिकता से मुख नहीं मोड़े, कभी संघर्षों से कदम पीछे नहीं हटा। उसके बाद 10 साल बाद सामाजिकता के कार्य करने के बाद 2009 में लोकसभा का चुनाव में लड़ा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरा। उस समय कम मतदान हुआ करते थे। उस कम मतदान वाले चुनाव में लगभग 2.25 लाख, 1,62,000 वोट मैं पाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस समय कुछ हमसे ज़्यादा पाए थे और RPN सिंह जी जीते थे। ये सब अंतर मात्र 40-45 हज़ार वोटों के अंतर का ही था। उसके बाद कुछ आंतरिक मतभेद कहें, संगठनात्मक कुछ आंतरिक मतभेद कि मुझे एक बार निर्दलीय के रूप में 2010 में जब खड्डा विकास खंड सामान्य हुआ तो अपने पत्नी को वहाँ से ब्लॉक प्रमुख बनवाया। 2012 में कांग्रेस एक प्लेटफार्म की ज़रूरत थी, बेचारा तो हमेशा हिंदुत्व का रहा। कांग्रेस से जब स्पष्ट मुलायम सिंह यादव का स्पष्ट बहुमत से समाजवादी आया था, उस समय कांग्रेस जैसे दल जो 3,000-2,500 वोट पाया करते थे लोग, उस दल से मैं विधायक हुआ था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का ही और समाज का ही योगदान था कि एक विधायक हुआ। विधायक होने के बाद 2013 में भी जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुझे आवाज़ दिए कि भाजपा का समर्थन करना है, तब भी मैं किया। और 2016 में भी राज्यसभा का चुनाव आया, उसमें मैंने बागी होकर वोट किया था। घर वापसी मेरा कराया गया, ज्वाइन कराकर पहले कांग्रेस से निष्कासित हुए, फिर विधायकी से भी 4 महीना पहले निष्कासित हो गए। 2017 में टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी मैं पार्टी के कार्यों के प्रति वफादारी से लगा रहा। अपनी भी मैं सहभोज का आयोजन जगह जगह करते रहा, यानी सामाजिकता निभाने में कहीं कोई कसर बाकी नहीं लगाया। फिर आया 2019 का चुनाव
जनता की आवाज़, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आशीर्वाद, माननीय सभी हमारे शीर्ष नेतागण, चाहे प्रदेश के हों चाहे शीर्ष केंद्रीय हों, उन लोगों के आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया। उस समय न मैं मन से, न मैं धन से, न तन से, किसी तरह मैं तैयार नहीं था लोकसभा चुनाव जैसे बड़े स्थिति में लड़ने की। लोग कहते थे राजा साहब लड़ रहे हैं। राजा कौन, किसको लोग राजा कहते थे? राजा उनको कहते थे, राजा साहब, जो बड़े नाम वाले, जिनको अब मैं कहता हूँ विदेशी ब्रांड के एसी कल्चर वाले जैसे नेता, जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर और यहाँ की जनता की सुनवाई किया करते थे। साल भर में तो मैं बताया हूँ कि एक सांसद अगर अपने लोकसभा की जनता की आवाज़ मजबूती से उठा सकता है हर मुद्दे पर, तो जनता के बीच एक विधायक गण की तरह हर गांव क्षेत्र में रह भी सकता है। मैं बताया हूँ वैश्विक महामारी में जहाँ अच्छे अच्छे नेतागण अपने को बचाते हुए सामाजिकता निभाए हैं, आइसोलेट होकर खतरे में डालकर किस तरह सामाजिकता का कार्य जिला प्रशासन के लिए, कार्यकर्ता के लिए, पार्टी के लिए निभाया जा सकता है, वो भी कोरोना काल में मैं अपने लोकसभा की जनता को याद दिलाया हूँ। कहने का मतलब भारी मतों का समर्थन दिया गया पूज्य हमारे यशस्वी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्य कुशलता पर भरोसा विश्वास करके। लेकिन मैं जानता हूँ भारी समर्थन, भारी उम्मीदों के बाद अब कार्यों के लिए तो इस उनके चौकीदार से ही प्रश्न किया जाएगा। इसीलिए मैंने सदन के पहले दिन से अपने सदन के प्रथम दिन से ही मैं लगा रहा कि अपने लोकसभा के बड़े बड़े जो भी योजनाएं हैं, जो दफन कर दिए गए थे पिछले, वो राजनीतिक जो अपने सत्ता के कार्यकाल में, एक मसलन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उदाहरण दे रहा हूँ। जब मैं सदन में पहुँचा उस समय हमारा एयरपोर्ट कुशीनगर लोगों के चारागाह, मतलब चारों तरफ के गांव के पशुओं का चारागाह बन चुका, उस पर गाड़ी सीखने का स्पॉट बन चुका था। धरना प्रदर्शन दे रहे थे। हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर आरोप था इन लोगों का कि स्थानांतरित हो गया कुशीनगर एयरपोर्ट। तो जब आप मान लिए एयरपोर्ट को, एक ने तो अपने टिकट कटने का आरोप ही महाराज जी पर लगा दिया कि ये एयरपोर्ट स्थानांतरित करना था इसलिए मुझे टिकट। तो जब आप लोग, मेरा प्रश्न है इन लोगों से जो आश्रय मांग रहे हैं, जब आप मान ही लिए थे कि एयरपोर्ट चला गया, उसके अड़चनों जितने थे, दर्जनों अड़चने, राज्य सरकार से तमाम धन दिलाने का कार्य आप लोगों ने अपने अपने कार्यकाल में 5 वर्षों में नहीं किया और आश्रय मांग रहे हैं, तब जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडिंग ओवर कराना था, सैकड़ों करोड़ राज्य सरकार से स्टैम्प ड्यूटी छूट कराना था, महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय से नोटिफिकेशन करा था, एयरपोर्ट के पर फायर ब्रिगेड स्टेशन का निर्माण कराना था, एटीसी टावर पूर्ण हुए बिना उड़ान नहीं हो सकते, पावर प्लांट बिना रोशनी नहीं जल सकती, रोशनी बिना कोई हवाई अड्डा नहीं चल सकता, हवाई अड्डा तक एक सुगम रास्ता जो एयरपोर्ट के लिए 4 लेन के लिए 21 करोड़ दिलवाया गया, उसके बिना हवाई अड्डा की उड़ान नहीं हो सकता। इन सब कार्यों के बाद मैंने लोकसभा सदन में 3 बार भारत सरकार के उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी से, 1 बार यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मिलकर और दर्जनों बार माननीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मिलकर मैंने इस जिले के प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हर डिमांड पर धन आवंटन कराने के साथ मात्र 8 महीने के प्रयास में आज इस हालात में एयरपोर्ट युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा। आज के दिन भी जाकर देखें, वहाँ के शिवलिंग महादेव का और काली माता की पिंडी विसर्जन आज होने जा रहा है। कल से ये भवन
भी विस्थापित हो जाएगा यहाँ से। और युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। लॉकडाउन न हुआ होता तो अब तक डोमेस्टिक उड़ान होता, 2 से 3 महीने में डोमेस्टिक उड़ान भी होगा। अब तो एयरपोर्ट इंटरनेशनल घोषित हो गया। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने घोषित कर दिया। उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं अपने यशस्वी। अगर हम बात करें, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ है। अगर हम एज ए सांसद बात करें तो आपने जो उपलब्धियां की हैं लोकसभा में, अगर दर्शकों को सिलसिलेवार वो बताएं तो कुछ और बेहतर होगा। एयरपोर्ट के बाद अगर सबसे बड़ी योजना मैंने अपने लोकसभा चुनाव में और 20 साल के सामाजिक जीवन में एहसास किया है कि इस लोकसभा की धरती पर रहने वाले असहाय, निर्बल, दुर्बल, शोषित परिवार अपने असाध रोगों से ग्रसित सदस्य को लखनऊ, दिल्ली ले जाकर इलाज नहीं कर सकते, कराने में सक्षम नहीं, तिल तिल मरते हुए देख पाते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं जुटा पाते। मैंने लोकसभा चुनाव में छोटा मंच हो या बड़ा मंच, मैंने आश्वस्त किया था कि एक बड़े अस्पताल का निर्माण यहाँ अवश्य कराया जाएगा। और आज अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को विशेषकर आभार प्रकट अभिनंदन करता हूँ कि 2 अरब 65 लाख का मेडिकल कॉलेज उन्होंने तब दिया जब यहाँ की बगल में ही 70 किलोमीटर दूर मात्र एम्स स्थापना होने के बाद उन्होंने दिया है। और उन्होंने इस लॉकडाउन में 20 करोड़ का पहला किस्त भी दे दिया और ट्रॉमा सेंटर भी निर्माण होते आप लोग अवश्य यहाँ पर पाएंगे। इसके साथ ही बड़ी योजनाओं में अनियमित ट्रेनें चलती थी पनिहावा, खड्डा, कप्तानगंज के मार्गों से। मैंने मांग किया था सदन के प्रथम सत्र में अपने माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से। खड्डा किस विधानसभा में आता है? खड्डा विधानसभा खुद है अपने आप में? खड्डा विधानसभा, वहाँ जो गाड़ियाँ जाती थी जैसे सिंगल ट्रैक था उसको आपने डबल करवाया। 1192 करोड़ देकर कार्य प्रारंभ हो चुका है। गोरखपुर से वाल्मीकि नगर तक दोहरीकरण। अब इस बीच में ट्रेनें एकीकरण होने के कारण जो अनियमित होते थे, लेट लतीफ़ होते थे, अब दोहरीकरण होने में वो नहीं होगा। और इसके साथ मैंने मांग किया था सदन में, यूट्यूब पर पड़ा है, सुन सकते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में जबकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण शुरू हो चुका है और बहुत सर्किट एरिया है, बाहर से सैलानी लाखों आते हैं। कप्तानगंज, पडरौना, खड्डा, पनिहावा, कप्तानगंज, रामकोला के रेलवे स्टेशन जीर्ण शीर्ण हैं। इनको मैंने प्रश्न उठाया था रेल मंत्री जी से कि ऐसे में ये जो रेलवे स्टेशन जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, क्या इनका आधुनिकीकरण, सुंदरीकरण, विस्तारीकरण कराने का कार्य करेंगे? तो जाकर खड्डा रेलवे स्टेशन पर देखें, सैकड़ों करोड़ धन आवंटन देकर विस्तारीकरण नहीं हुआ है, आधुनिकीकरण ही नहीं हुआ है, बल्कि सौंदर्यीकरण ही नहीं हुआ, ऊपरगामी पुल भी इस समय निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। इसी तरह के करके हर रेलवे स्टेशन हम लोग बनवाएंगे। सांसद जी, एक खबर बहुत नेशनल स्तर की आई थी और तमाम मीडिया हाउसेज ने चलाई थी, आप एक दलित प्रधान के वहाँ भोजन करने गए थे, क्या कारण था? वो तो मैंने बताया कि उस दिन मुझे याद है मैंने मीडिया कर्मी को क्यों सम्मानित किया कुशीनगर के, उसमें मीडिया कर्मी का योगदान है। मुझे बुलाया गया पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर कप्तानगंज के जिला प्रशासन, वहाँ के प्रशासन, तहसील के और वहाँ के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बुलाया गया कि आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर आके संबोधन करेंगे तो लॉकडाउन के नियमों का पालन इस नगर वासियों को करने में और सहूलियत और आसानी होगा। मैंने अपना फ़र्ज समझकर 7 बजे सुबह पहुंचा। पहुंचने के साथ ही मुझे खबर मिला कि आज के अखबार में निकला है कि मेरे ही खड्डा विधानसभा क्षेत्र के भुजौली खुर्द के गांव में एक स्कूल पर ठहरे हुए बाहर से आए हुए प्रवासी ने भोजन लेने से, क्वारंटाइन में रहे हुए प्रवासी ने भोजन लेने से इसलिए बहिष्कार कर दिया क्योंकि उस गांव की दलित महिला प्रधान ने उस भोजन को अपने बनाकर लेकर गई थी। मुझे बड़ा मतलब मैं बताऊं झकझोर दिया ये खबर। तुरंत मैंने फ़ोन करके उस प्रधान पति से कहा कि आप मात्र 10 लोगों का तहरी बनवाइए, मैं आ रहा हूँ। कप्तानगंज बाद मुझे गोरखपुर आना था, लेकिन मैं फिर वापस गया 50 किलोमीटर और 10 बजे पहुंचकर उनके दरवाजे पर उस परिवार के साथ बैठकर हम लोग 8-10 लोग तहरी खाए। एक संदेश था वो कि इस वैश्विक महामारी में जो एक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया है, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, उसमें दलित परिवार भी हैं।
उन दलित के महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के मनोभावना पर ठेस न पहुँचे और समाज के प्रति ग्रसित भावना न उनके मन में जन्म हो, ये संदेश देने के लिए और इस वैश्विक महामारी में 135 करोड़ आबादी को एकजुट करने का मुहिम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जहां चलाया है, वहां ऐसे में ऐसे खबर का उठना एक बहुत बड़ा कोण है। इसलिए मैं जाकर वहां पर भोजन लिया था। आप जानते हैं वो खबर बाद में नेशनल खबर बना था। सांसद जी, एक और प्रश्न। माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार दूसरे वर्ष वो देश को चला रहे हैं, दूसरे सत्र में कई बार कुशीनगर वो आए हैं और उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार की बात की है, उद्योग की बात की है, चीनी मिलों को लगाने की बात की है। तो कभी क्या आपने सरकार से इस विषय में बात की, सदन में कोई आवाज़ उठाया? क्योंकि कुशीनगर में युवाओं की संख्या ज़्यादा है और युवाओं ने आप पे भरोसा भी किया, रिकॉर्ड तोड़ मतों से आप जीते। देखिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के ही आवाज़ पर मैं बता दे रहा हूँ, ट्रामा सेंटर की मांग मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से किया। उनका आश्वासन हम लोगों के लिए आदेश होता है और मैं इसलिए आप लोग से ये आश्वस्त करता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज के साथ ट्रामा सेंटर का भी निर्माण का वो आश्वासन दे चुके हैं। आगे आप लोग निर्माण होते देखेंगे। रहा सवाल लोकसभा में, मैंने आवाज़ उठाया है अपने कुशीनगर में ऐसे स्किल इंडिया के माध्यम से रोज़गार छोटे छोटे लघु उद्योग के लिए इसका आप देखे होंगे कि हमारे सरकार उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा का माहौल, जो कानून व्यवस्था दिया, वो यही कारण था कि ये जो मेला लगवाते हैं, ये उद्योग मेला हर साल, तो उसमें देखिए रुझान बढ़ रहा है। बाहर की कंपनियां अब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसी तरह एक जिला एक उत्पाद उन्होंने शुरू किया, जो कुशीनगर हमारा केले के रेशा में उत्पाद में चुना गया। केले के रेशा से जो मेला लगवाया गया था, उसमें देखा है हम लोगों ने कितना बढ़िया अब प्लास्टिक पॉलीथीन बंद करने की मुहिम जो चला है हमारी सरकारों द्वारा, हमारे मुखिया द्वारा, उसके मतलब कहा जाएगा उसके जगह पर जो केले के रेशे की थाली, गिलास, बाल्टी, कप, प्लेट, सारे कुछ विकल्प जो दिया गया है, ये कुटीर लोग उद्योग को बढ़ावा ही है। इस दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं और गांव-गांव आप पाएंगे, अगले साल तक मैं 1 साल का और समय लेता हूं, गांव-गांव आप पाएंगे कि महिलाएं कहीं कताई बुनाई और एक समूह के रूप में काम करते मिलेंगी और युवा ऐसे कुटीर उद्योगों में, जो बेरोजगार बाहर के प्रवासी आए हैं, ऐसे कुटीर उद्योगों में लग चुके होंगे। तो क्या कभी चीनी मिल या एथेनॉल मिल की कोई योजना है कुशीनगर में? मैंने जब यूट्यूब पर पढ़ा है, ये भी मैंने बताया ना, 13 बार मैं उठाया हूँ। यूट्यूब पर जब मैं उठाया था तो मुझे माननीय चीनी मिल के लिए लोकसभा में कि चीनी का कटोरा था, पूर्व की सरकारों ने बेचते बेचते आज चीनी मिलों की बहुत कम संख्या कर दिया, लिहाजा गन्ना गिरते गिरते काफ़ी सूख जाते हैं। तो पहले तो धन्यवाद दूंगा कि अपने सरकार के मुख्यमंत्री जी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, चीनी मिल जो पिपराइच उन्होंने लगाया है, वो हमारे कई दर्जन सेंटर हमारे ज़िले के भी गन्ने जाते हैं, काफ़ी कुछ उससे हल्का हुआ। और गडौरा मिल चलने से रह गया, अगली बार चलेगा, उससे भी काफ़ी खींच लेते हैं। लेकिन मेरा मुहिम था चीनी मिल लगाने का, तो मुझे माननीय गडकरी जी बुलवाए अपने चैम्बर में। मैं गया, उन्होंने कहा देखिए मेरा विभाग तो नहीं है, लेकिन चूँकि मैं हजारों एकड़ गन्ना खुद बोता हूँ, कई दर्जनें चीनी मिलें मेरी हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि अब गन्ना किसान अगर चीनी मिल को गन्ना देने के लिए बोएगा और चीनी मिल केवल चीनी बनाने के लिए अगर गन्ना लेगा, तो दोनों बुरे हालत में होंगे, क्योंकि चीनी विदेशों में कूड़े में फेंका जा रहा है। जब अपने देश का चीनी निर्यात नहीं विदेश होगा तो चीनी का भाव बढ़ेगा नहीं, गिरेगा और चीनी मिलें दिक्कत में आएंगी। इसलिए अब हर चीनी मिलों को पावर प्लांट और एथेनॉल से जोड़ना होगा। वो लोग बताया कि एटीसी और बजाज कंपनी से मैं शुरू करा दिया हूँ। आपके यहाँ भी अगर गन्ना मंत्री से आप बोलें तो मैंने इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया था, वो भी कहे कि अब तो एथेनॉल मिल बनेगा। गन्ना किसान को क्या है, गन्ना देगा मिल को, वो मिल चीनी न बना के एथेनॉल बनाएगा, एथेनॉल से पेट्रोल बनेगा। पेट्रोल की आवश्यकता इस देश को बहुत है। तो ये एक बड़ा कार्य कराने की मेरी मुहिम है कि चीनी मिल, इसीलिए मैं अपने संकल्प विकास कार्यों के प्रयासों में जो दिया था उसमें चीनी मिल आबलिक
एथेनॉल मिल में दिया हूँ, लगेगा। सांसद जी, एक अंतिम सवाल, कोरोना काल चल रहा है, क्योंकि कोरोना के पूरे दौरान जितने दिन लॉकडाउन रहा, आप निरंतर क्षेत्र में रहे और अपने लोगों से मिलते रहे। कोरोना चूँकि जो आपका जिला है वो काफ़ी दिन तक ग्रीन रहा आप लोगों के प्रयास से, तो अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ त्वरित उपाय आपके द्वारा या फिर आपके जिलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा कार्य तो कोरोना में ये हुआ है, मेरे यहाँ एक भी वेंटिलेटर नहीं था स्वास्थ्य विभाग में। हमें याद है माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव आपदा राहत के हैं क्षितिज कुमार, मुझे फ़ोन किए क्या क्या चाहिए। मैं जिला प्रशासन से राय, प्रथम लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, मैं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से, जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से राय करके जो लिस्ट उनको दिया उसमें 5 वेंटिलेटर मैं मांगा था, और छिड़काव उड़काव की जो पीपी किट मास्क ये सब कुछ में 4 वेंटिलेटर हमारे ज़िले को मिल चुके हैं। मैं इसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक आभार करता हूं कि हमारे ज़िले को 4 वेंटिलेटर सुरक्षा उपकरण में बहुत बड़ा कार्य किया गया। और देखिए, हमारे ज़िले में लॉकडाउन के नियमों का पालन जिला प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से करा रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं। बाहर से प्रवासी आए तो संक्रमण बढ़ेगा। जो मेरा ग्रीन जोन में ज़िला था, आज करीब 50 के लगभग में, अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, मात्र 50 संक्रमित एक्टिव केस हैं। जो केस जहां भी निकल रहे हैं तुरंत हॉट स्पॉट एरिया बना दिया जा रहा है। बाहर से कोई जा सकता है, बाहर न कोई आ जा सकता है। 14 दिन का क्वारंटाइन रहना है, उनके सारे परिवार को बाहर जो सरकारी क्वारंटाइन है वहाँ कर दिया जा रहा है। इससे रोकथाम बहुत तेज़ से हो रहा है और बार बार हर महीने कम से कम 1-2 मीटिंग मैंने खुद जिला प्रशासन का लिया है। आगाह भी किया था कि बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए आप लोग तैयार रहें। ये ग्रीन जोन, अब ग्रीन जोन रहना मुश्किल होगा, लेकिन ये वैश्विक महामारी बीमारी बनकर न फैले, इसका प्रयास हम लोग करना है और करते रहेंगे। और उम्मीद है कुशीनगर जिला लोकसभा सुरक्षित रहेगा। चलिए, हम भी दुआ करते हैं कि आपका जो लोकसभा वो सुरक्षित रहे। अभी आपने सुना कुशीनगर लोकसभा से सांसद विजय कुमार दुबे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी सभी बातों को आप लोगों के सामने रखा। 2-3 बातें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण, उससे पहला फ़ायदा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। सुरक्षा की दीवार दीजिए। इसके साथ जिस तरह से आए दिन भारत सरकार का चीन से संबंध खराब हो रहा है, आप ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे देश का सबसे बड़ा प्रहरी भी आने वाले दिन में प्रहरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण में, क्योंकि आप जानते हैं चीन की दूरी सबसे कम कुशीनगर जिला ही है इस पूरे देश की, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा। HNN से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि कुशीनगर एयरपोर्ट, उसके बाद कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, हालांकि गोरखपुर में एम्स है और मात्र 70 किलोमीटर दूरी पे एक मेडिकल कॉलेज मिलना, ये भी सीएम योगी से करीबी होने का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके अलावा 4 वेंटिलेटर, 9 महीने के छोटे से कार्यकाल में एक लोकसभा में जो मानक होने चाहिए कार्यों के, उससे भी बेहतर, उससे भी ज़्यादा वर्तमान में लोकसभा सांसद विजय कुमार दुबे ने किया है। एक सबसे बड़ा काम दूर सुदूर क्षेत्रों के लिए, जो कप्तानगंज से लेकर वाल्मीकि नगर का एक बहुत बड़ा एरिया रेल भूखंड का आता है, वहाँ पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए भी धन का आवंटन 1192 करोड़, जैसा कि अभी सांसद जी ने बताया। तो इस तरह से अगर पूरे देश के सांसद अगर अपने अपने क्षेत्र में विकास करना शुरू करें तो निश्चित रूप से जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे आएंगी और गरीबों का कल्याण होगा। सभी जगह विकास होगा। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, HNN 24x7 गोरखपुर। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।